वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स। और आज मैं पेटेंट का डिस्कस कर रही हूँ बेयर एक्ट। लास्ट टाइम मैंने ट्रेडमार्क का किया था। इफ़ यू ऑल वांट मोर ऑफ पेटेंट क्लासेस तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन so that I understand how many of you are actually looking forward to patents discussion rather than trademark. So I will try to bring more of patents and also of trademark. It's not like I will not be bringing trademarks. I have already done half of the Trademarks Act. So I am going to complete it any which ways. So, but if you want for patent also, please comment in the comment section, and I will definitely go ahead with this particular Bear Act as well. In our last classes, I had already completed chapter 3, and now we are discussing chapter 4 today. So chapter 4 is it's more of a practical application based rather than understanding it, because this is what we are doing on a daily basis when we are filing a patent. So this is about publication and examination of applications. इसमें बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं हाल फिलहाल से लेकर, और जब हम ट्रिप्स कंप्लायंट हुए तो उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स काफ़ी हुए हैं। तो इसमें चेंजेस आप देखेंगे इसके सेक्शंस में बहुत सारे, इधर ऐड उधर डिलीट एंड ऑल। तो ये आप समझते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए, जैसे ये 11A है तो ऑब्वियस है ये अब A डाला है तो दैट इज सम अमेंडमेंट, और उसकी वजह से ये ऐड हुआ है। और इसका देखिए नोटिंग 3 है, तो इसको इंसर्टेड बाय सेक्शन 9 एबिड विथ इफेक्ट फ्रॉम एबिड इज दिस, मतलब सेकंड से लेकर एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन था उसका हेडिंग से ये ऐड हुआ है सेक्शन 9 से, और ये 2023 में इफेक्टिव हो गया था। सो 11A जो है उसमें पहला सेक्शन, पहला सब सेक्शन, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस। देखिए, जब हम फाइल करते हैं एप्लीकेशन को तो उस वक्त हमने या तो प्रोविजनल किया है या कंप्लीट किया है। कंप्लीट मतलब हमने सब कुछ दे दिया, हमने अपने क्लेम्स भी डाल दिए। तो अब जब प्रोविजनल कर रहे हैं तब तो ऑब्वियसली पब्लिकेशन का कोई सीन नहीं बनता है, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर, विद इन 1 ईयर मैं जब कंप्लीट डालूंगा तभी तो वो उसको एग्जामिन करेंगे या पब्लिश करेंगे। तो हमें इसको एग्जामिनेशन के लिए हमें उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, अनलाइक ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में ऑटोमेटिकली एग्जामिन होकर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाता है। इसकी जो फाइलिंग की फीस है फॉर एन इंडिविजुअल इट इज 1600, अगर आपने बहुत ज्यादा एडिशंस नहीं किए अपने पेजेस में तो पर जब आप उसको एग्जामिनेशन के लिए आप डालते हैं तो यहाँ पर वो उनका 4000 उनका फीस हो जाता है। तो अगर आपने पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा होगा तो ऑब्वियसली आपने 1600 फीस रुपीज दी होगी, एज अपोज टू ट्रेडमार्क जहाँ पे आपको 4500 देना रहा होगा। तो 11A का 1 जो है वो कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, नो एप्लीकेशन फॉर पेटेंट शैल ऑर्डिनरली बी ओपन टू पब्लिक फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे ये शब्द है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे एज में भी, ये तो मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देती हूँ, नहीं तो जो हम लोग करेंगे वो दिखेगा नहीं। तो ऑब्वियसली एज में भी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने पहले के क्लासेस में भी बताया है, इसके रिलेटेड रूल्स हैं जो कि रूल्स में आपके वो बताएंगे कि कौन सा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसका या प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड है। तो उसमें मतलब ये है कि जब मैंने उसको डाला है एप्लीकेशन को, तो वो जब पब्लिक डोमेन में तब तक नहीं आता है जब तक कि आपने उसको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं दे दिया है या वो पब्लिकेशन के लिए नहीं चला गया है। तो एप्लीकेंट जो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अगेन फॉर्म रहता है, कंट्रोलर को पब्लिश करने के लिए एप्लीकेशन देगा, जो कि अब आजकल के क्योंकि ऑनलाइन होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका वो फॉर्म में लिस्ट में आ जाता है फाइलिंग के कि ये आपका बाकी है, मतलब कि आपने एप्लीकेशन देना है। ठीक है, तो वो कंट्रोलर को देगा और कंट्रोलर जो है विद इन 3 मंथ्स पीरियड उसको पब्लिश कर देगा। एवरी एप्लीकेशन फॉर, देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है एज सुन एज पॉसिबल, तो ये आप अपने से 3 मंथ्स नहीं लिखिए, आप रूल्स में पढ़िएगा फिर कनेक्ट बैठाइएगा। एवरी एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट शैल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, जो कि पहले 18 था, और उसको यहाँ पर जब मतलब अमेंडमेंट नहीं हुए थे तो यहाँ पे उसमें 18 मंथ्स लिखा हुआ था, पर अब अमेंडमेंट हो गए तो प्रिस्क्राइब पीरियड लिख दिया है। तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 में तो प्रिस्क्राइब पीरियड है, कोई पीरियड स्पेसिफाइड है नहीं, तो आप इसको ऐसे समझिएगा, बी पब्लिश्ड एक्सेप्ट इन केसेस वेयर एप्लीकेशन। सो अगर उन्होंने मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया
कि पब्लिकेशन के एक्सेप्शंस क्या हैं। तो ये इनके एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी 3 में ABC जो है वो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर अंडर 35 आ गया, सेक्शन 35 आ गया, तो वो नहीं कर सकते पब्लिकेशन। क्या है 35? अभी तो मैं बताऊंगी आगे, प्राइमा फेसी आपको बता देती हूँ। जनरली ऐसे इन्वेंशंस जो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी, फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड हो या इस तरह के हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अपने नाम पर नहीं आ सकता। उसके लिए सीक्रेसी डायरेक्शन मेंटेन करना पड़ता है। अबैंडन कर दिए गए हो, यानी कि 9(1) में अगर आ गया है, व्हाट वाज 9(1) इफ यू रिमेंबर? 9(1) जो है वो अपोज करने के लिए था, कौन सा नहीं हो सकता है ना, वो होगा। तो ये जो है उसमें अगर आ गया है तो फिर वो अबैंडन हो गया, अब उसको उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं है। या फिर विड्रॉ कर लिया गया 3 मंथ्स पहले ही, विद इन 3 मंथ्स जब ये 1 अप्लाई होता उसके पहले ही। These are the conditions where the publication will not happen. अगर सीक्रेसी डायरेक्शन मेंटेन करना है अंडर 35, तो वो पब्लिकेशन का डेट कब रहेगा? या तो जब वो सीक्रेसी का डायरेक्शन दिया गया है वो खत्म हो गया हो, या फिर आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हो गया, यानी जो भी लेटर होगा 18 मंथ्स के पहले ही उसका सीक्रेसी डायरेक्शन खत्म हो गया, तो वो 18 मंथ्स के बाद वो पब्लिश हो जाएगा। या फिर अगर 18 मंथ्स के बाद भी सीक्रेसी डायरेक्शन लगा हुआ है तो वो पब्लिश उसके बाद होगा, जब सीक्रेसी डायरेक्शन यहाँ पर जो ये है, ये सीक्रेसी डायरेक्शन ये खत्म नहीं हो जाता। तो the publication of every application under this section shall include the particulars of date of the application, number of application, application name, address and address of the application and the abstract. ये सारी चीजें जो है उसमें आपको पब्लिकेशन में डालनी होगी, क्योंकि जब मैं अगर अपोज करना चाहूंगी तो ये डिटेल्स मुझे चाहिए। अपॉन पब्लिकेशन, जब ये पब्लिश हो गया, तो यहाँ पे अगर बायोलॉजिकल मटेरियल यूज हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है इसको रिलेटेड, मैंने इसको डिफाइन किया था आप लोगों को बायोलॉजिकल मटेरियल में जब मैं सेक्शन 2 पढ़ा रही थी। वो डिपॉजिटरी में आपको बायोलॉजिकल मटेरियल को डिपॉजिट करना पड़ता है, और एनबीए से आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो आपका बोर्ड है उससे आपको नो ऑब्जेक्शन भी लेना पड़ता है आज के डेट में। यानी वो जब एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो पॉपअप हो गया था विंडो में कि क्या ये आपका रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मटेरियल है, तो आप उनसे अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीजिए, तो आपको दे विल रीडायरेक्ट यू टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो उसका जो डिपॉजिटरी है उस कहाँ पर है, कैसे अवेलेबल होगा पब्लिक को, ये डिटेल इनको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई चाहे तो वो ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस ले सकता है, क्योंकि पब्लिश हो चुका है। पब्लिकेशन के पहले नहीं, पब्लिश होने के बाद। अब देखिए ये तो लिखा है उन्होंने कि पेमेंट ऑफ द फीस, पर आज के डेट में क्या होता है, ऑनलाइन अवेलेबल है, बस आपको मतलब बोलन से आपको वो ट्रैक करना होता है, ये आपको आना चाहिए और आप ले सकते हैं उनके वेबसाइट से। On and from the date of publication of application for patent and until the grant of the patent, जब तक जिससे जब पब्लिश हो गया यानी ये पब्लिक डोमेन में आ गया और अभी पेटेंट मिला नहीं है, इनके पीरियड के बीच में उनको उसी तरह के प्रिविलेजेस और राइट्स मिलेंगे जो कि एक इन्वेंशन जो कि पेटेंटेड हो गया हो वो मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, वो इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स किसी के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का ये देखिए 2 पैराग्राफ जो है ना, ये इट्स रिलेटेड टू सेक्शन 5। ये देखिए यहाँ पे भी सेक्शन 5 है। ये क्या है कि अब सेक्शन 5 है नहीं, यानी इसको हटा दिया गया है हमारे एक्ट से, इसलिए यहाँ पे भी हमारे लिए मतलब नहीं बनता है कि हम इन दोनों पैराग्राफ को पढ़े, यानी ये प्रोवाइडेड दैट और ये वाला भी प्रोवाइडेड दैट हम नहीं पढ़े तो भी चलेगा। बट आपको अगर पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं व्हाई इट वाज मेड, क्यों 2005 की यहाँ पे बात हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपने अमेंडमेंट्स किए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स ऑन 1 जनवरी ऑफ 2000। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, कि अब ये पब्लिश हुआ है तो इसके एग्जामिनेशन के लिए मुझे, जो मैं फाइलिंग एजेंट हूँ किसी का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये रिक्वेस्ट ले लिया जाए एग्जामिनेशन के लिए। जैसे मैंने कहा वो पॉपअप में आ जाता है, और आप जब फॉर्म का अपना लिस्ट देखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक फॉर्म आ जाता है फॉर रिलेशन इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट।
जो कि ट्रेडमार्क में नहीं करना होता है. सो नो एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट शैल बी एग्जामिन्ड अनलेस. सो दिस इज द की वर्ड हियर. जो भी अगर दोनों ही एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है. ट्रेडमार्क में रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आती है. उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. अगेन द टर्म यूज्ड इज प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्म है, स्पेसिफिक पैसा है. जैसे मैंने बताया 4000 रुपीज है, तो वो आपको देना पड़ता है. सेकेंड जो है वो हट गया है, इसलिए उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे. अब यहाँ पे अगर देखिए थर्ड में ये सेक्शन 5 है, जो कि अब हमारे यहाँ है ही नहीं, तो वाई विल आई डिस्कस दैट. In case the applicant or any other interested person does not make a request, तो इसको मान लिया जाएगा कि उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया है. बट यहाँ पे देखिए अगेन एक्सेप्शन है. जैसे मैंने बताया, अगर क्वेश्चन पूछता है एक्सेप्शन, तो ये है दोनों एक्सेप्शन. पहला है कि at the time after filing the application but before the grant of patent, withdraw the application by making a specific request. यानी यहाँ पर ये मान लिया गया था treated as, और यहाँ पे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि इसको मैं विड्रॉ कर रहा हूं, और दूसरा अगर सेक्शन 35 में आ जाता है, तो ऑब्वियस है कि वो नहीं हो रहा है पब्लिश, वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी नहीं आएगी. राइट. नाउ 12, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन. अब इसमें जो है दो चार चीजें देखनी पड़ती है उनको एग्जामिनेशन में. तो मान लीजिए हमने जब रिक्वेस्ट कर दिया थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंट्रोलर को, अब कंट्रोलर को चाहिए कि वो एग्जामिनेशन करे, तो एग्जामिनेशन के लिए वो एग्जामिनर को देगा विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, स्पेसिफिक मैनर में. तो वो जब वो जाएगा तो उनको क्या क्या आएगा रिपोर्ट में, किससे रिलेटेड बातें आएंगी, whether the application and the specification and other documents related thereto. ये जो 3 यहाँ पे लिख रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने अमेंडमेंट किया है. कब अमेंडमेंट किया है देखिए फुटनोट में आ जाता है. सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट 38 of 2002 section 10 for specification relating thereto. तो यहाँ पर वापस हम लोग आ रहे हैं 12 में. 12 कहता है कि वो क्या क्या देखेंगे, कि सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे चाहिए थे वैसे इन्होंने दिए कि नहीं दिए. दैट इज फॉर्म 1, फॉर्म 3, फॉर्म 5, देन कभी कभी फॉर्म 2 भी. उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल पेटेंट एजेंट जो है उसको उसको ऑथराइज किया गया है, वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, तो पूरा क्लेम्स वगैरह है या नहीं है, और एब्स्ट्रैक्ट दिया है या नहीं दिया है, ये सारी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे. whether there is any lawful ground of objection to the grant of patent, ये चेक करेंगे. इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 13 अभी हम लोग जस्ट पढ़ने जा रहे हैं. और भी कोई चीजें जो प्रिस्क्राइब कर दी गई हूँ उस समय, वो चेक करेंगे. चेक करने के बाद ये जो है उनको कंट्रोलर को दे देंगे कि भाई हमने रिपोर्ट दे दिया, एग्जामिनर उनको बता देंगे. 13 क्या है, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पेटेंट होने के लिए एक इन्वेंशन को वन ऑफ द मेजर क्राइटेरियाज इज नॉवेल्टी. तो नॉवेल्टी मतलब न्यू है ना. न्यू का मतलब क्या होता है, ये कुछ नया चीज नहीं, मतलब कि वो कहीं किसी ने जाना नहीं है अभी, वो अभी पब्लिक डोमेन में कहीं है नहीं. तो कैसे नहीं है, यानी उसको आपने कहीं पे पब्लिश नहीं कराया है, कहीं पे आपने शोकेस नहीं किया है, कहीं पे बेच नहीं रहे हैं, या फिर कोई और मेथड है जिसके थ्रू ये यूज हुआ नहीं है, या किसी और ने अप्लाई किया है पेटेंट, उसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में से सेम इन्वेंशन है या सिमिलर इन्वेंशन है. तो ये सारी चीजें जो है वो आपको उनको चेक करनी पड़ती है. तो जब आप पेटेंट एजेंट बन जाएंगे तो आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप ये चेक करेंगे कि कहीं प्रायर आर्ट तो नहीं है इससे रिलेटेड, है ना. तो ये तभी आपका आगे बढ़ेगा. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स. सो सेक्शन 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर वो देखिए ये हैज बीन एंटिसिपेटेड बाय पब्लिकेशन, यानी कि पहले से लोग जान गए हैं कि पब्लिश हो चुका है कहीं पे, किसी जर्नल में, कहीं और लाइब्रेरी में बुक है या कुछ ऐसा. दूसरा, किसी और ने क्लेम किया हो उसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में है, या फिर कोई और इन्वेस्टिगेशन जिससे ये समझ में आ जाए किसी और के क्लेम में है, मे बी जो सेम है. जैसे सपोज कीजिए कि मोबाइल है और मोबाइल में 3D कैमरा है या फिर पैनोरामा है, वो आपने डाला है, तो पैनोरामा किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है कि हमारा पैनोरामा होगा अब कैमरा में. आपने पैनोरामा नहीं कह के कह दिया है कि 360 डिग्रीज, तो आखिर या फिर 180 डिग्रीज आप कैमरा वो शूट कर लेगा. तो क्या हो गया, ये अगेन इट इज देयर ऑलरेडी, बट वो नाम आपने से बदल दिया हो.
हो सकता है इस तरह की चीज हो, या फिर कोई और तरह का इन्वेस्टिगेशन इंडिया में, अब्रॉड, बाहर में भी इनको चेक करना पड़ता है कि पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है। तो इसको हम लोग फॉलो करते हैं दोनों तरह के नियम से। तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि कहीं और तो नहीं हुआ है, ये कोई और तो क्लेम नहीं है। तो ये चीजें जो है उनको चेक करनी पड़ती हैं, और उनका जो रिपोर्ट है ये एग्जामिनर को, कंट्रोलर को दे देना होता है। जब कंट्रोलर के पास ये आता है, मे बी कंट्रोलर ये एडवाइज करे उनको कि इसमें चेंजेस कर दो, अमेंडमेंट कर दो एप्लीकेशन में। जैसे मान लो कि पैनारोमा के साथ साथ में उन्होंने कुछ ब्लू रे लाइट के थ्रू कैमरा कर रहे हो, तो फिर क्या होंगे, वो कहेंगे कि आप पैनारोमा हटाइए, आप ब्लू रे कीजिए, क्योंकि वो नहीं है। तो यहाँ जब वो एडवाइस करेंगे और चेंजेस होगी, तो यहाँ पर अगेन कंट्रोलर को एक वो न्यू एप्लीकेशन की तरह उसको ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अभी इससे रिलेटेड है। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट जो है ना मोस्टली पावर्स हैं फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स फॉर दिस चैप्टर। तो ये मैं कल बताती हूँ आपको। आज के लिए आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर। इफ यू आर व्यूइंग एंड नॉट सब्सक्राइब्ड, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट, सो दैट आपको इजी रहे, आपको पता चले कि कब इसका अपलोड हुआ है। ओके, थैंक यू।